नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम वर्ष 2017 में आए क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे। अगर आप वर्ष 2022, 2021, 2020, 2019 और 2018 के डिस्कशंस को नहीं देखे हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। हमारा डिस्कशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस को डिटेल में सारे डायमेंशंस के साथ कवर किया जाता है, तो आप अंत तक बने रहें। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। तो अघन्या किसके लिए संदर्भित है? तो वो गाय के लिए संदर्भित है। ऋग्वेद की चर्चा हुई है तो इसमें देख लेते हैं वेद। पहले वेद देख लेते हैं। वेद जो है वो 4 हैं और वेद के जो रचयिता जो थे वो महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। और 4 वेद कौन कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद किसे कहते हैं देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को के संग्रह को ही ऋग्वेद कहते हैं। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ ऋग्वेद में हैं। और ये जो ऋग्वेद जो है वो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था, विश्वामित्र द्वारा। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इसी में यह गायत्री मंत्र का उल्लेख भी तीसरे मंडल में ही है। जबकि 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में उल्लेख है। और 10वें मंडल में जो है वो पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ये जो कन्हेरी गुफा है वो मुंबई शहर के बोरीवली एक जगह है, बोरीवली के उत्तर में स्थित है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो तीसरी शताब्दी में हुआ था। यहाँ एक ही पहाड़ को तराश कर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया था और ये सभी बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पर बुद्ध की अलग अलग मूर्तियाँ हैं और इसी गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व की प्रतिमा भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफुल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए। और दूसरा दे रखा है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो दोनों ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीर्थंकर दे रखा है और प्रतिमा लक्षण दे रखा है, मतलब ये किससे संबंधित थे? तो आदित्यनाथ का जो प्रतिमा लक्षण था वो वृषभ था, आदिनाथ का, तो ए का हो जाएगा 1। मल्लीनाथ का जो था वो जल कलश था, तो बी का हो जाएगा 4। पार्श्वनाथ का जो था वो सर्प था और संभवनाथ का जो था वो अश्व था। तो इस तरह जो है आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है, तो पढ़ लेते हैं। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही दे रखा है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक की अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। और ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बनाई गई थी। तो ये अभिलेख जो है वो 6ठी शताब्दी में नहीं बनाई गई थी। ये जो अभिलेख था वो 322 से लेकर के
185 ईसा पूर्व के बीच में बनाई गई थी। और ये सब जो सारे जो बराबर की पहाड़ी की जो वो गुफा है, वो अशोक के शिलालेख में इसको देखा जा सकता है। और ये जो बराबर की गुफाएं जो है वो जहानाबाद जिले से 24 किलोमीटर दूर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कला दे रखा है और उसके फॉलोअर या फिर उसको मानने वाले और कहाँ से निकला है उसको बारे में दे रखा है। तो गंधार कला जो है, इसका जो आविष्कारक थे, इसको जो खोज किया था कुषाणों लोगों ने किया था, तो गंधार का कुषाण हो जाएगा। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। मिलिंद पनाह जो है वो मिनेंडर से संबंधित है। और तक्षशिला लेख जो है वो पतिक से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद अस्तित्व था। तो ये कहाँ स्थित था? तो मत्स्य महाजनपद जो है वो राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जो कि बुद्ध के अंगुत्तर निकाय और जैन के भगवती सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक जो था हुसैन शाह सरकी था। हुसैन शाह था। जौनपुर शहर की जो स्थापना किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने उसका जो बड़ा भाई था जौना खां को ही मोहम्मद बिन तुगलक बोलते थे। तो उसी की स्मृति में इसका निर्माण जौनपुर करवाया था निर्माण। और सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने किया था। सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने 1394 में किया था। और ख्वाजा जहां को मलिक उस सर की उपाधि दी गई थी। जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था हुसैन शाह सरकी था, जिसे पराजित कर 1485 ईस्वी में बहलोल लोदी ने सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो सरकी को जौनपुर राज्य जो कि सरकी वंश से संबंधित था, उसे बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को इसने परास्त कर दिया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के वारंगल पर आक्रमण किया। उस समय वहां काकतीय वंश का शासन था। काकतीय की सेना ने वारंगल में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो हल की संख्या जो है यह वसूली का प्रचलित आधार था। अकबर ने शासनकाल के 15वें वर्ष में खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया था। भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार पर आधारित इस प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। और यह प्रणाली प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित थी, जबकि दक्षिण भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ के किसान हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। तो आंसर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो जहांगीर की यात्रा में ये समय में फ्रांसिस्को पेल्सट ने यात्रा की थी भारत की। ये जो फ्रांसिस्को पेल्सट जो था वो डच फैक्ट्री का एक अध्यक्ष था, और यह एक टकसाल का भी एक अध्यक्ष था। उसने जहांगीर के शासन पर पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जहांगीर का भारत नाम से इसने एक पुस्तक भी लिखी थी। निकोलो मनुची जो है वो दारा सिको और राजा जयसिंह के साथ कार्य किया था, और वह इटली से आया था। मनुची जो है वो इटली से आया था। और फ्रांसिस वर्नियर जो है ये जो है वो फ्रांसीसी यात्री था, और यह पेशे से एक चिकित्सक था। यह शाहजहां के दरबार में से संबंधित था,
और दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का साक्षी था। ये जो फादर एंथोनी मांसरेट जो था, यह 1580 में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आया था। उसने अकबर के चरित्र एवं व्यक्ति का विशेष रूप से वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा युग सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। हेक्टर मुंडो दे रखा है, बक्सर का युद्ध, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित था, ये भी सही है। बेलेजली जो था चतुर्थ आंग्ल मैसूर से युद्ध था, ये भी संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये जो है गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1817 से लेकर के 1818 के बीच में हुआ था, और यह युद्ध जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में लड़ा गया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स होना चाहिए यहाँ पे। बाकी आपको पता ही है कि यह बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, और ये आंग्ल मैसूर जो युद्ध जो हुआ था इसी में टिप्पू सुल्तान मारे जाते हैं 1799 ईस्वी में। आंग्ल मैसूर जो है टोटल 4 युद्ध हुए हैं, और पहले वाले में मद्रास की संधि हुई थी, सेकंड वाले में मैंगलोर की संधि हुई थी, और थर्ड वाले में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट था, ये जो स्टेटमेंट दिया था थॉमस बेलिंगटन मैकाले ने दिया था। थॉमस बेलिंगटन मैकाले ने दिया था, यह टिप्पणी किया था। जबकि ऑप्शन में जो है जीबी मैकाले दे रखा है, तो इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था, मूल्यांकन से बाहर कर दिया था इसको। तो इसके जो ये जो स्टेटमेंट था वो थॉमस बेलिंगटन मैकाले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डच ने नागपट्टिनम में भी किया था, चिंसोला में भी किया था, मछलीपट्टनम में भी किया था, सूरत, भरौच, आगरा सब में किया था, कोची में भी किया था, अहमदाबाद में भी किया था, और पटना में भी किया था। तो इस तरह उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है और उसके रीजन दे रखे हैं, देखते हैं। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो स्टेटमेंट दोनों सही हैं। ब्रिटिश काल में भारत का जो व्यापार संतुलन अनुकूल था हमारे अकॉर्डिंग ही था, और धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये जो अंग्रेज था वो शोषण की नीति के तहत आर्थिक व्यवस्था को पंगु बना दिया था। जॉर्ज सुलिवन एक थे, जॉर्ज सुलिवन, उसने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति को और उसके प्रभाव को दर्शाते हुए उसने लिखा था कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु लेती है और टेम्स के किनारों पर निचोड़ देती है। तो आप इससे देख सकते हैं आर्थिक दोहन ये इससे संबंधित इसने स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। पावना विद्रोह जो हुआ था वो 1873 में हुआ था, ये स्टेटमेंट सही दे रखा है। दक्कन किसान विद्रोह जो हुआ था 1875 में हुआ था, ये भी सही दे रखा है। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1894 में नहीं हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1763 से लेकर के 1800 के बीच में हुआ था। और कोल विद्रोह जो हुआ था ये 1870 में नहीं हुआ था, ये 1831 और 32 में हुआ था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी और डी सुमेलित नहीं है, सी और डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने इसका जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। 16 वर्ष की आयु में ही राजा राम मोहन राय की आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रही थी। इन्होंने फारसी में तुफहत उल मुहाबिद्दीन नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन और एकेश्वरवाद का प्रशंसा किया था। और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी जिसका जो उद्देश्य था हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था और ईसाईयत के प्रभाव को रोकना था। और
1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो ये 1942 में हुई थी मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की थी? तो ऐसा जो हुआ था मेरठ षड्यंत्र केस में इन्होंने सहानुभूति दिखाया था। मेरठ षड्यंत्र के जो केस जो हुआ था वो हुआ था 1929 से 33 के बीच में चला था, और ये जो है 25 कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों पर चलाया गया था, जिसमें 3 अंग्रेज भी थे, और इन्हीं के समर्थन में आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर स्वराज दल की स्थापना की थी। इस नए दल को कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में कार्य करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया, मगर एक बात को छोड़कर कि यह दल काउंसिल के चुनाव में भाग लेगा। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थक जो है मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में इन्होंने स्थापना की थी। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और समाज सुधारक थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी दल के नेता थे। वो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, और महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में निर्दिष्ट कीजिए। तो इसमें ईस्वी तो दे ही रखा है। रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 में, चंपारण 17 में, खेड़ा आंदोलन 18 में, और अहमदाबाद मिल हड़ताल भी हुआ था, वो भी 1918 में ही हुआ था। तो 2, 4, 3, 1 हो जाएगा 1 नंबर। गांधी जी ने अपने विचारों पर आधारित सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो चंपारण में किया था, और यहाँ पर यूरोपीय जो थे वो नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। किसानों को अपनी ज़मीन में कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना होता था। गांधी जी के इन के सत्याग्रह को के रूप में आगे खेड़ा आंदोलन करते हैं, और खेड़ा जिले में फसल खराब होने से किसान की जो है हालत ख़राब हो जाती है। मजबूरन यहाँ के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। इस संघर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सक्रिय भूमिका निभाया था, और गांधी जी ने अपने वास्तविक किसान सत्याग्रह का शुरुआत जो है यहीं से किया था। फिर आगे होता है 1918 का कपड़ा मिल मजदूरों का वेतन में वृद्धि को लेकर मिल जो मजदूर हैं वो हड़ताल कर देते हैं। गांधी जी ने मजदूरों के वेतन में 35% वृद्धि को उचित ठहराया था। अंग्रेज सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय विधानमंडल में 2 बिल पास हुए थे, और यही जो है इतिहास में बिल रॉलेट बिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। इसीलिए इसे काला कानून कहकर पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पर्वत का दर्रा दे रखा है और उससे संबंधित राज्य दे रखे हैं, तो देख लेते हैं। सिप किला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, सही दे रखा है। बोमडिला अरुणाचल में, ये भी सही दे रखा है। नाथुला जो है मेघालय में नहीं बल्कि यह सिक्किम में है, नाथुला जो है सिक्किम में है। और जोजिला पास जो है वो जम्मू कश्मीर में है, तो ये सही दे रखा है। वर्तमान में जो है जोजिला है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ना होकर यह जो है लद्दाख के अंतर्गत आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर मिलान करने के लिए देता है तो जो जिला को है वो आप लद्दाख से मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जलप्रपात दे रखा है और नदी दे रखा है, तो सही कुट इसको मिलाना है। तो दूध सागर जो है वो मांडवी रिवर पे है, तो ए का 4 हो जाएगा। डुडुमा जो है वो मचकुंड रिवर पर है। गोकक जो है वो घाट प्रभा रिवर पर है, तो सी का 1 हो जाएगा। और जोग जो है वो शरावती रिवर पे है, तो डी का 4 हो जाएगा। इस तरह आंसर ए हो जाएगा। आपको ऑप्शन में कमेंट में बताना है कि कुंचिकल जलप्रपात जो है वो किस रिवर पर है, कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो देखते हैं, पहले सबसे लेफ्ट में आता है गारो, खासी, जयंती और फिर नागा, तो ऑप्शन नंबर सी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं इसमें उष्णकटिबंधीय वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो साइलेंट वैली क्षेत्र में पाया जाता है, तो केरला के आसपास पाया जाता है, तो ए का हो जाएगा 4। शंकु वृक्ष वन जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, तो बी का हो जाएगा 2। कच्छ वनस्पति जो है वो सुंदरवन में पाए जाएंगे, और पथरजड़ वन जो है वो राजस्थान में पाया जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो टोटल जो है यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ये क्षेत्र हैं, मैं बोल देता हूँ, भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखते हैं। इडुक्की तापीय जो है वो इडुक्की जो है तापीय शक्ति गृह नहीं है। ये इडुक्की जो है एक सिंचाई परियोजना है। यह एक सिंचाई परियोजना है जो केरल राज्य के पेरियार नदी पर स्थित है। और सबरीगिरी जो है जल विद्युत परियोजना है, सही दे रखा है। घाट प्रभा ये भी सिंचाई परियोजना है, सही है। रामगंगा जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। तो सिर्फ एक को छोड़ करके बाकी सही हैं, तो 2, 3, 4 जो है सही है। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। ए नंबर है ऑप्शन 2, 3, 4, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो गोंडवाना क्रम जो है वो 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। देश में प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में कुल कोयले का 98% भाग पाया जाता है। शेष 2% जो है वो टर्शियरी युगीन चट्टानों में मिलता है। और ये गोंडवाना युगीन जो कोयला मिलते हैं वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में विस्तृत है, जहाँ से कुल उत्पादन का 76% कोयला जो है यहाँ से प्राप्त होता है। गोंडवाना युगीन कोयला में बिटुमिनस प्रकार का स्वभाव प्रमुखता है, बिटुमिनस, और जिसका उपयोग जो होता है कोकिंग कोयला के रूप में और लौह इस्पात के कारखाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। तो सलेम जो है वह कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। बाकी को देख लेते हैं। जमशेदपुर जो है वो झरिया, इसके यहाँ जो कोयला निकलता है वो झरिया से निकलता है, झरिया की खान से। और राउरकेला जो है वो झरिया और तालेचर से निकलता है। और दुर्गापुर जो है वो बराबर और झरिया क्षेत्र से यहाँ निकलता है। तो ये सब समीप में पड़ते हैं, बाकी ये जो सेलम जो है वो दूर में पड़ते हैं। और जमशेदपुर जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है।
राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी पर स्थित है और दुर्गापुर जो है दामोदर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एल्युमिनियम कंपनी दे रखा है और उसकी स्थिति दे रखी है, तो देखते हैं। बाल्को कहाँ है, तो बाल्को जो है वो कोरबा में है, बाल्को कोरबा में है छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को जो है रेणुकूट में है, तो बी का 4 हो जाएगा। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है वो हीराकुंड है, उड़ीसा में है। और नाल्को जो है वो कोरापुट में है। तो इसको आप मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है? तो इन विकल्पों में जो है, इन विकल्पों में पारादीप हो जाएगा सबसे गहराई वाला। और इसकी जो गहराई है वो 18.7 मीटर है। ये बंदरगाह जो है उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर में है, जगत सिंहपुर जिले में है। यह भारत के पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित सबसे बड़े समुद्री तटों में से एक है। यह बंदरगाह एक कृत्रिम हार्बर पर बनाया गया है। पारादीप जो है गहरे पानी वाला बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी तथा महानदी के संगम पर स्थित है। विशाखापत्तनम जो है, विशाखापत्तनम यह देश का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैं इसका स्टेट बता देता हूँ। पहला लेफ्ट से चलते हैं हम लोग, तो लेफ्ट में सबसे गुजरात हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर झारखंड हो जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल हो जाएगा, फिर त्रिपुरा हो जाएगा और फिर लास्ट में मिजोरम हो जाएगा। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो गुजरती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश जो है नहीं है। तो आप 1, 2, 4 वाला ऑप्शन सही होगा, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? इन चारों में से पूछा। तो कोलोराडो जो है वो सबसे बड़ा पठार है इनमें से। और ये कोलोराडो जो है वो यूएसए का एक पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल की नमी पर यह निर्भर करती है। वर्षा जो है, वर्षा 2 बातों पर आवश्यक है। मतलब वर्षा के लिए दो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी? हवा में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प होना चाहिए, और दूसरा वाष्प में भारी हवाओं का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा होना और उष्णांक बिंदु तक पहुंचना ये जरूरी होना चाहिए। और वर्षा जो होता है 3 प्रकार का होता है वर्षा। एक संवहनीय वर्षा होता है, दूसरा होता है पर्वतीय वर्षा, और तीसरा होता है चक्रवातीय वर्षा। तो इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो सबसे बड़ा जो इनमें से है वो सियाचिन है। सियाचिन की जो लंबाई है वो है 76 किलोमीटर। ये सासाइनी की जो लंबाई है वो 18 किलोमीटर के आसपास है। गंगोत्री की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। और जेमू हिमनद की जो लंबाई है वो 5 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? अग्लुहास जो है वो शीत महासागर नहीं है, ये जो है गर्म जलधारा है और वह हिंद महासागर की जलधारा है। कनारी भी ठंडी है, ओएसयू भी ठंडी है और हम्बोल्ट भी ठंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाल सागर एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो यह अक्षीय द्रोणी का एक उदाहरण है, एक्सियल का ये उदाहरण है। लाल सागर एक उष्णकटिबंधीय बेसिन है जो उत्तर पूर्व में अफ्रीका और पश्चिम और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो यह जो है 0.03% जो है वो होगा। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं।
और इसमें अनेक गैसों का मिश्रण होता है। इसका हम लोग देख लेते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें सर्वाधिक पाई जाती है और कैसे कैसे पाई जाती है। तो नाइट्रोजन जो है वो सर्वाधिक पाई जाएगी 78%। फिर है ऑक्सीजन पाई जाएगी 21%। आर्गन जो है वो पाई जाती है 0.93%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक भारी गैस है। यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी बढ़ती मात्रा तापमान की वृद्धि में सहायक होता है। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें इसकी मात्रा में कमी लाने के लिए वैश्विक सहमति बनाई गई थी। तो इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो एवरडीन को जो है वो यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो बेलनो नहीं है, फेजेंडा इसको कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्रफल का केवल 10% भाग ही खेती के योग्य है। मात्र दक्षिण अमेरिका का 10% भाग ही है जो खेती के योग्य है। अधिकतर कृषि योग्य भूमि अर्जेंटीना और उरुग्वे में है जहां गेहूं और मक्का की खेती होती है। ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर संसार में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ लाल मिट्टी जिसे टेरा रोसा बोलते हैं, टेरा रोसा। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कहवा के लिए टेरा रोसा मिट्टी जो है वो फेमस है। टेरा रोसा में मिट्टी जो है वो कहवा के लिए उपयुक्त है। यहाँ कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिसे हम लोग फेजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। ये लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और मिस्र के यह सीमा लगी हुई है। इजराइल जो है 1948 में बना था और फिलिस्तीन के विभाजन के बाद ही इजराइल बना था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो लुडविग्स नहर जो है वो आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है दक्षिण अमेरिका में। ये बोल्गा डाउन जो है एक जहाजी नहर है। यह बोल्गा नदी और डॉन नदी को जोड़ता है। यह बोल्गा और डॉन नदी को जोड़ता है। यह नहर कैस्पियन सागर, एजोब सागर और काला सागर को जहाज रानी के लिए जोड़ती है। श्वेत सागर यह रूस में है और यह नहर श्वेत सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है उससे मैच करवाना है। गिनी बिसाऊ, वो उसका जो कैपिटल बिसाऊ है सही दे रखा है। अच्छा, कैपिटल और कंट्री दे रखा है। ताइवान ताइपे है, ये भी सही है। निराका गुआ जो है उसकी राजधानी जो है मानागुआ, ये भी सही है। मालदीव की राजधानी मलाबो नहीं है, यह मालदीव की राजधानी माले है। आपको कमेंट में बताना इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नगर दे रखा है और उसकी और संबंधित नदी दे रखा है, तो देख लेते हैं, इसको मैच करवा लेते हैं। खार्तुम जो है नील नदी पर स्थित है, तो ए का 2 हो जाएगा। ब्राज़वेले जो है जायरे नदी पर है, तो बी का 1 हो जाएगा। और रॉटरडम जो है वो राइन नदी पर है, तो सी का 4 हो जाएगा। और पेरिस नदी जो है वो सीन नदी पर है, तो आप इसे देख सकते हैं। ए नंबर जो है सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम है। उत्तर प्रदेश में जो टोटल एसटी पॉपुलेशन जो है वो मात्र 0.6% है। बिहार में जो है वो 1.3% है। तमिलनाडु में जो है 1.1% है और केरला में 1.5% है। तो इस तरह देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे कम परसेंटेज है और कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो नागालैंड में कमी आई है, वेल नोन क्वेश्चन है। तो नागालैंड में जो कमी आई थी 0.6% की कमी आई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है परंतु लिंगानुपात कम है, तो ऐसा जो राज्य है वो हरियाणा है। हरियाणा का जो लिंगानुपात है 879 है। और मध्य प्रदेश का भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो है लिंगानुपात 931 है।
महाराष्ट्र का जो है वो है 929 और पश्चिम बंगाल का जो है वो 950 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो किससे किया गया है? तो राज्यों का संघ बोल रहा है ये, तो यह कनाडा से लिया गया था। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, इसी को हम लोग कनाडा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के आई में, एक मिनट मैं लिख देता हूं, 1 के आई के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, जबकि अमेरिका के संविधान में संघ की जगह फेडरेशन की व्यवस्था की गई है। वास्तव में भारतीय संविधान में दूसरे देशों के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है, कथन दे रखा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और उसका रीजन जो दे रखा है भारत का अपना एक संविधान है। तो स्टेटमेंट भी सही दे रखा है और उसका रीजन भी सही दे रखा है, लेकिन उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ जनता द्वारा सरकार एक निश्चित कार्यकाल के निर्वाचित की जाती है, और भारत का अपना एक लिखित संविधान है। भारत का अपना एक लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो 21 के दायरे में कौन नहीं आता, देख लेते हैं। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सा सहायता, ये आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आता है। मृत्यु दंड जो है वो नहीं आता है। ये जो चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सा सहायता जो था वो परमानंद बनाम भारत संघ 1998 में यह लाया गया था। इसके अनुसार ही इसको यह जोड़ा गया था कि एक चिकित्सक को घायल चिकित्सीय सहायता दिया जाना चाहिए। और कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न जो है विशाखा मामले में है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि इसका अनुच्छेद है 14, 19 और 21 के उल्लंघन को यह सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं समान है? तो कौन सी व्यवस्था समान है उसको देखना है। पहला दे रखा है अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। दूसरा देख रखा है अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। और चौथा दे रखा है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के पास जो है वो वीटो शक्ति दोनों में दिया गया है। तो यही जो है यह समान है। भारत में अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, जबकि अमेरिका में अपशिष्ट शक्तियां जो है राज्यों में निहित है। भारत में उच्च सदन में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। और कुछ समानताएं हैं, समानताएं को कुछ देख लेते हैं हम लोग इसके अलावा। तो समानताएं हैं न्यायिक पुनरावलोकन है। राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च जो होता है वो कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो ये सब समानताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? गणपूर्ति यानी कोरम को बोलते हैं। तो वह सदस्य की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। तो इस तरह लोकसभा का जो कोरम हो जाएगा वो 55 हो जाएगा, और राज्यसभा का जो कोरम हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 राज्य दे रखा है और सूची 2 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दे रखी है। तो उसको मैच करवाते हैं, देखते हैं। गुजरात में जो राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 11 है, तो 1 का 2 हो जाएगा। कर्नाटक में 12 है। केरला में 9 है और उड़ीसा में 10 है। तो इसको आप मिलान कर सकते हैं। इसका लोकसभा सदस्य भी देख लेते हैं। गुजरात में लोकसभा सदस्य जो हैं वो 26 हैं। कर्नाटक में जो लोकसभा सदस्य हैं 28 हैं। केरल में 20 हैं और उड़ीसा में 21 हैं। आपको बताना है यूपी में लोकसभा सीट्स कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है?
तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है। संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ प्राप्त होती है। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका काम नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। वह सदन के नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, अतः यह अल्पकालिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में हुआ था सर्वप्रथम गठन। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट, उसे ही पहले राज्यसभा बाद में राज्यसभा कहा गया, उसका जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। 23 अगस्त 1954 को सभापति भवन ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। और जो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा। इनमें से 12 सदस्य का नाम राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जबकि 238 का चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से के विधानसभा क्षेत्रों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो साक्षी रूप से उपस्थिति से स्वतंत्रता, यह इसका विशेषाधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 105(3) में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें शामिल है कि जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो उन्हें न्यायिक गवाही आदि में जारी किए गए सम्मन से छूट होगा। यह एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार है और अन्य सभी जो अधिकार हैं वो सामूहिक विशेषाधिकार हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से अपना उत्तर दीजिए। पहला दे रखा है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। दूसरा दे रखा है, वह विधानसभा का हिस्सा नहीं है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 और ये 3 ये सही दिख रहे हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का ज्ञान होता है। संविधान के 161 में राज्यपाल को क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां के अंतर्गत आता है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। यह जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त होगा। तो कितने 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का अधिकार है। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 1/3 सदस्यों द्वारा संकल्प से घोषित हो जाता है तो वह कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो वह कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो सरकारी आयोग जो था वो 3 सदस्यीय आयोग था, जिसमें एक सरकारिया खुद थे और दूसरे जो थे वो SR सेन थे
और एस आर सेन के अलावा बी शिवरमन थे, तो एस आर सेन हो जाएंगे इसके आंसर, सी नंबर। और वी शिवरमन थे। सरकारी आयोग का जो स्थापना वो गठित किया गया था वो 1983 में किया गया था, और सरकारी आयोग ने 1987 में अपना रिपोर्ट दिया था, और इसमें केंद्र राज्य संबंधों से सुधार से इन्होंने 247 सिफारिशें इन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति जो है वह अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए अधिकृत है। इसका जो उल्लेख है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का 263 में है। राष्ट्रपति यदि किसी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन करना सार्वजनिक हित में होगा तो वह परिषद का गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का जो सुझाव दिया था वो केंद्र राज्य संबंध पर गठित आयोग सरकारी आयोग ने दिया था। सरकारी आयोग ने ही अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सजेशंस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है, यह क्षेत्रीय परिषद के लक्षण नहीं है। क्षेत्रीय परिषद जो है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि एक सांविधिक निकाय है। यह एक सांविधिक निकाय है ना कि संवैधानिक। इसका गठन जो है संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया है। इस कानून ने देश को पांच क्षेत्र में विभाजित किया है: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है और उसके रीजन दे रखे हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, उसका रीजन दे रखा है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट और रीजन जो है दोनों सही दे रखा है, लेकिन उसकी व्याख्या वो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर होती है, जबकि अमेरिका में विधि के सम्यक प्रक्रिया के आधार पर होती है। इस आधार पर अमेरिका की तुलना में भारतीय पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित हो जाता है, परंतु वर्तमान में भारतीय न्यायपालिका द्वारा विधि की उचित प्रक्रिया को भी अपना लिया गया है। भारतीय संविधान में कुछ जो है वो उधार लिए गए हैं, जैसे डीपीएसपी जो है वो डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है रशिया से लिया गया, मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। तो ये सब उधार से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आमतौर पर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के कुछ सप्ताह पहले एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव की घोषणा करता है। इस घोषणा के उपरांत ही उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता तत्काल रूप से। चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का लागू करे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाना है, तो मिलान करवाते हैं, देखते हैं। पहला देख लेते हैं, ये न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति परिसीमन, तो यह जो है 38वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था, तो ए का 3 हो जाएगा। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना जो है वह 44वां संविधान संशोधन था, तो बी का 4 हो जाएगा। मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष करना वह 61वां संविधान संशोधन था, और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष जो जोड़ना था वो 42वां संविधान संशोधन था। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो देख लेते हैं। पहला दे रखा है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का। दूसरा दे रखा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ का प्रारूप। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो ये जो राष्ट्रपति का जो शपथ का प्रारूप है इसमें अनुसूची 3 में शामिल नहीं है,
बाकी जो है ये भी शामिल है, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। तो 1 2 4 हो जाएगा इसका आंसर। उसमें जो है अनुसूची 3 में जो है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है और मंत्री के गोपनीयता की शपथ का प्रारूप है। संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ का किए जाने वाली प्रतिज्ञान का प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है देख लेते हैं। नीति अनुमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। मित व्ययता प्रस्ताव जो है बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है, ये भी सही है। सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में 100 रुपये कम कर दिया जाता है, ये भी सही है। लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना होता है, ये गलत है। बजट पास करने के लिए प्रक्रिया बजट पेश किए जाने से इस पर चर्चा करने और अनुदानों की मांगों स्वीकृत करने और विनियोग तथा वित्त विधेयकों के पास होने का एक तक सामान्यतः चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के बाद यह तक चलती रहती है। जब तक संसद मांगे स्वीकृत नहीं कर लेती तब तक के लिए आवश्यक है कि देश का प्रशासन चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो। इसलिए लेखानुदान के द्वारा विशेष उपबंध किया गया है, जिसके द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुदान दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए से सही उत्तर दीजिए। तो इसको मैच करवा लेते हैं, देखते हैं इसको। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो 22 जनवरी, एक मिनट, सुकन्या समृद्धि योजना जो है 22 जनवरी 2015 को आया था। अटल पेंशन योजना जो है 9 मई 2015 को आया था और मेक इन इंडिया जो था वो 25 सितंबर 2014 को ये आया था और प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को आया था। तो आप इसे मैच करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को यह आच्छादित करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल रहने वाले परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था, तो कितना था? 28 था, 28 प्रति 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक करंट से संबंधित है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो आया था वो 28 अगस्त 2014 को आया था, मैंने पहले भी बताया था। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया जो है यह लॉन्च किया था 9 मार्च 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को आया था और मुद्रा बैंक योजना जो है वो 9 मई 2015 को आया था। तो आप इसे मैच करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान नहीं की गई थी? तो इसमें जो है बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का वितरण जो है इसको शामिल इसमें नहीं किया गया था। ICDS जो है 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं को एकीकृत करने की योजना है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसको चालू किया गया था और यह जो है 1975 में से शुरू किया गया था ICDS को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो उन किसानों को कहा जाता है, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं परंतु वह ढानाढ्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी?
तो 1995 में संयुक्त राष्ट्र ने यह अंगीकृत की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1995 में परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया गया था। परम गरीबी से तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है जिसमें मानव की मूलभूत आवश्यकताएं तक पहुंच ना हो। मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देख लेते हैं। स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है, आवास आता है, शुद्ध जल आता है, सूचनाएं आता है और जल एवं भोजन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्राचाल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसमें कौन से नहीं आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? तो आराम जो है वो नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो डॉपलर प्रभाव द्वारा यह सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से डॉपलर प्रभाव से ट्रैक किया जा सकता है। इसके लिए डॉपलर कर्व का प्रयोग किया जाता है। डॉपलर प्रभाव द्वारा उपग्रह को ट्रैक किया जाता है जिसमें उपग्रह एवं भेजने वाले केंद्र के मध्य संपर्क को विनियमित किया जाता है। यह कर्व समय एवं आवृत्ति के मध्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत कितनी खर्च होगी? तो यानी ये जो बल्ब की क्षमता दे रखा है 100 दे रखा है और टोटल जो बल्ब की संख्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो इस तरह कुल क्षमता कितना हो जाएगा? कुल क्षमता हो जाएगा 100 × 5 यानी 500 वाट हो जाएगा। और टाइम कितना दे रखा है? 20 घंटा दे रखा है टाइम। तो कुल विद्युत जो खर्च हो जाएगा कितना हो जाएगा? विद्युत खर्च जो हो जाएगा वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। तो आप इस फॉर्मूले से आप सेट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा इधर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 500 × 20 अपॉन 1000। तो यह 3 शून्य 3 शून्य कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 10 यूनिट जो होगा इसका आंसर होगा। तो सी नंबर जो होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोबाइल चार्जर होता है तो मोबाइल चार्जर क्या होता है? तो यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी हिंदी में बोलते हैं इसे एक अपचाई ट्रांसफर। इसका प्रयोग वोल्टेज को नीचे करने के लिए किया जाता है। इसमें एक रेक्टिफायर भी होता है जो निम्न एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं? तो वो एंटीना छोटे होते हैं, इसकी वजह से बिल्कुल सही दे रखा है। वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा की अवशोषित करती है, भी सही दे रखा है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करता है, ये भी सही दे रखा है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तथा साथ ही साथ वर्षा की बूंदे से रेडियो तरंगों में अपवर्तन एवं परावर्तन होने से सिग्नल बिखर जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। एंटीना छोटा होने के कारण कमजोर सिग्नल पकड़ने में बाधा उत्पन्न होती है। इस तरह ऑप्शन जो है तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यह चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, क्या कारण था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव था। तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में 2 से 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुआ था, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। और भोपाल में यह जो कारखाना था वह यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी था। उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो जो एक है जहरीली गैस है उसका रिसाव हो गया था, जिससे लगभग 15,000 लोग मारे गए थे। और उसके बाद बहुत सारे जो बच्चे जन्म लेते थे वो अपंगता के शिकार से जन्म लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो वो जो होती है इथाइल मेरकॉप्टन इसमें मिलाया जाता है। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होते हैं। इसमें अत्यंत उच्च दाब पर प्रोपेन, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन जैसे गैसें द्रवित होती है और यह इसका लीकेज हो और पता चले इसके लिए इथाइल मेरकॉप्टन जो है इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो रेशम है। रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला अणु बनाते हैं। ऊन, रेशम, चमड़ा, स्टार्च एवं सेलुलोज सब जो है नेचुरल बहुलक हैं, और जबकि बैकेलाइट, केवलार और लेक्सान जो है वो कृत्रिम बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूरिया क्या है? तो यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वह NH2CONH2 होता है। और यूरिया जो है एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद द्रव्यदार और जहरीला पदार्थ है। यह जल में अति विलेयी है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों में के मूत्र में पाया जाता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है? तो टार्टेरिक अम्ल इसमें उपस्थित होता है। एसिटिक अम्ल जो है वह सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड जो है वह दूध में पाया जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो इसके मीठे स्वाद का जो कारण है, एक मिनट, फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उत्पाद दे रखा है और उसके स्रोत दे रखे हैं। तो देखते हैं। अफीम किससे मिलता है? तो अफीम जो है फल से प्राप्त होता है। हींग जो है जड़ से प्राप्त होता है, बी का 2 हो जाएगा। रबड़ जो है वो तना से प्राप्त होता है, सी का 4। और कुनैन जो होता है वह छाल से प्राप्त होता है। इस तरह ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रदूषक दे रखा है और होने वाली बीमारी दे रखी है। तो देखते हैं। पारा से मिनीमाता रोग होती है, सही दे रखा है। कैडमियम से इटाई रोग होती है, सही दे रखा है। नाइट्रेट आयन से ब्लूइश बेबी सिंड्रोम होता है, ये भी सही है। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता, जबकि यह फ्लोरोसिस रोग होता है। फ्लोरोसिस रोग होता है फ्लोराइड आयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर सेल्यूलेज के पाचन में असक्षम है और इसका जो रीजन दे रखा है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेट्स विद्यमान रहता है। तो स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा। इस तरह आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। दोनों में कोई संबंध ही नहीं, इसलिए आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क जो है वो दर्द महसूस नहीं करेगा। सुई चुभने पर मानव शरीर के मस्तिष्क को दर्द महसूस नहीं होता है, बल्कि इससे मात्र नसों में होने वाले परिवर्तनों से यह संकेत मिल जाता है कि कुछ घटना हुई है, इसलिए शरीर दर्द महसूस नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो जयकाल जो है गीदड़ में जो खुर नहीं पाया जाता है। खुर जो है वो कैरोटीन से बना होता है। और खुर पाए जाने वाले जो जानवर है, घोड़ा, गधा, जिराफ, गैंडा, दरियाई घोड़ा, हिरन, बकरी इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हार्मोन दे रखा है, सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। हार्मोन दे रखा है, उसके कार्य दे रखे हैं, तो देखते हैं। इंसुलिन का जो काम है वो रक्त शर्करा का नियंत्रित करना है, सही दे रखा है। मेलाटोनिन का जो काम है निद्रा का नियंत्रित करना, ये बिल्कुल सही दे रखा है। ऑक्सीटोसिन का जो काम है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण करना, ये भी सही है। गैस्ट्रिन का काम
रक्तचाप का नियमन नहीं है। इसका जो काम है यह गैस्ट्रिक ग्रंथियों को पेप्सिजोनोन में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्रावन के लिए उद्दीप्त करता है। तो ये रक्तचाप से नियंत्रित वो नहीं करता, इसमें HCl गैस HCl निकलता है अम्ल और पेप्सिनोजोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो वसा का पाचन यह प्रभावित करता है। यकृत जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत की कोशिकाओं में पित्त का स्राव होता है जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त वसा के मलसीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। पित्त जो है लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय बनाता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पित्त के स्राव को स्रावित करते हैं जिससे वसा का मलसीकरण बाधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी जो है वो आनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता जो है वह आनुवांशिक रोग है। ये जो रतौंधी जो होता है वह विटामिन ए की कमी के कारण यह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन दे रखे हैं, उसके कार्य दे रखे हैं, तो देखते हैं इसमें। विटामिन B12 का कार्य है प्रति अरक्तता कारक, सही दे रखा है। विटामिन C प्रतिस्कर्वी कारक, ये भी सही दे रखा है। विटामिन D जो है बंध्यारोधी कारक नहीं है। विटामिन K जो है प्रति रक्तस्रावी कारक है, ये सही दे रखा है। तो C नंबर जो है वो सही नहीं है। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में जो है तो होता है वो ऑस्टियोमैलेशिया होता है। और विटामिन D का जो प्रमुख स्रोत है विटामिन वो सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आयोडीन की कमी से होता है, कौन सा होता है आयोडीन की कमी से? घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का अनुपात में मस्तिष्क बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है? तो इसका जो आकार होता है 5 माइक्रोन से भी कम होता है। 5 माइक्रोन से कम होता है। और ये जो है स्वास्थ्य संबंधी से रोग हो जाते हैं। श्वास लेने से यह के बाद यह फेफड़े में चले जाते हैं और वह दिक्कत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सा सही नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक दे रखे हैं और उसके फसल दे रखे हैं। तो नीलहरित शैवाल जो है धान में मिलता है, सही है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम जो है वो मटर में मिलता है, सही है। एजोटोबैक्टर गेहूं में। एजोला जो है मक्का में नहीं मिलता है। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती है। यह जो है शैवाल से मिलती है। एजोला धान के खेत या उथले पानी में पाई जाती है। एजोला की पंखड़ियों में एनाबीना नामक नीलहरित काई नाम का एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्षेत्र दे रखे हैं, उसके स्थानांतरीय कृषि दे रखी है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह कल्टीवेशन जो करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन दे रखा है। तो किसको कहाँ पे कौन से नाम से जानते हैं उसको मिलान करना है। तो देख लेते हैं। पश्चिमी घाट में इसे जो बोलते हैं कुमारी बोलते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे बालतरे बोलते हैं। तो B का 2 हो जाएगा। और उत्तरी पूर्वी भारत में इसे फेमस है झूम के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डाहिया के नाम से जाना जाता है। तो आंसर नंबर जो ए हो सही हो जाएगा। A का 4, B का 2 और C का 3 और D का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। विश्व पर्यावरण जो है 5 जून को मनाया जाता है, सही है। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिनट। हरितगृह प्रभाव से
वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इससे जो है वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है। CO2 की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ने से हरितगृह प्रभाव में वृद्धि होती है। हरितगृह प्रभाव से आर्द्रता एवं वायु की गतिशीलता दोनों बढ़ जाती है। तो इस तरह आंसर जो है ना, तो यानी इस तरह आर्द्रता भी बढ़ रही है और वायु की गति भी बढ़ रही है, तो बी और डी दोनों होना चाहिए। तो इसका जो है यूपीपीसीएस ने जो है इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि इसका आंसर जो है बी और डी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का जो है जैविक पदार्थ अधिकतम है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के दक्षिण एवं उत्तर में लगभग, ये अगर देख लेते हैं तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में पाया जाता है। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। धरती पर रहने वाले सभी पशुओं और प्रजातियों की आधी जनसंख्या इन्हीं वर्षावन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो 1980 में अधिनियमित किया था। आपको कमेंट में बताना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, तो किससे संकट है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम वाल्टर जी रोशन ने जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो 1985 में किया था। जैव विविधता को अधिकतम संकट प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण स्तर, मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से विभिन्न प्रजातियों के आवास नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो देखते हैं। जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तो ये सही है। सेकंड है तेल चालित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन, ये भी सही है। सौर धधक में वृद्धि, सौर ऊर्जा से जलवायु परिवर्तन कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो इस तरह 3 जो है गलत हो जाएगा। और अत्यधिक वनोन्मूलन से, ये सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1, 2, 4 हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। इसलिए फैक्ट है, इसको आप याद कर लें। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क बंगाल की खाड़ी में भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका उद्घाटन जो है 1996 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये तो आप जानते होंगे। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जिम कॉर्बेट उद्यान है। इससे पहले राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है, और इसका स्थापना जो हुआ था 1936 में हुआ था। बाद में इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया, जो कि नैनीताल में है। नैनीताल उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधोलिखित में से कौन जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो देख लेते हैं। इसमें जनसंख्या के बाद समुदाय, तो कहाँ गया? जनसंख्या के बाद समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य। तो सी नंबर जो है आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस दे रखा है और उसके स्रोत दे रखे हैं, तो मैच करवाते हैं, देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है, ये सही दे रखा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है AC से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से निकलता, सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से निकलता है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कथन दे रखा है और उसके रीजन दे रखा है। भारत में जलवायु परिवर्तन के से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, उसका रीजन दे रखा है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे,
तो स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही सही दे रखा है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बिल्कुल बढ़ रहा है और मौसम की चरम दशा एवं बर्फबारिता भी यह बढ़ रही है और खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर संकट पैदा हो रहे हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट और रीजन सही है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं, मैच करवाते हैं। दे रखा है, संस्थान दे रखा है और उसके शहर दे रखे हैं। तो कौन से संस्थान कौन से शहर में है? तो पहला दे रखा है वन अनुसंधान संस्थान। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है, तो ए का हो जाएगा 3। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो झांसी में है, तो बी का हो जाएगा 4। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो जोधपुर में है, तो सी का हो जाएगा 1। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो दिल्ली में है। तो इस तरह ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस तरह आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट आपको मिल रहा है तो इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।